तिब्बत चाइना के अधिकार क्षेत्र में आने वाला एक खूबसूरत प्रदेश जिसे दुनिया की छत माना जाता है। आप में से बहुत से लोगों ने इस क्षेत्र का नाम सुना होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें यहाँ विजिट करने का मौका भी मिला होगा और ज्यादातर ऐसे लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने तस्वीरों में, फिल्मों में या नक्शे पर ही से देखा होगा। मगर क्या आपको ये बात मालूम है कि आज से लगभग 150 साल पहले उत्तराखंड में पैदा होने वाले एक व्यक्ति ने इस क्षेत्र की पैदल यात्रा करके दुनिया के सामने तिब्बत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को रखा था और उन्हीं जानकारियों के आधार पर आज हम तिब्बत को नक्शे पर देखते हैं, क्योंकि तिब्बत इस धरती पर तो था लेकिन वहां जाना बड़ा दुष्कर था। और सिर्फ तिब्बत ही नहीं, हिमालय पारी की पूरी पहेली, सांगपो, ब्रह्मपुत्र और सतलज जैसी बहुत सी नदियों के संगम और उद्गम भी आज अगर हमें मालूम है तो उसके पीछे नैन सिंह रावत की 3 पैदल यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कौन थे ये व्यक्ति, क्यों नैन सिंह को सबसे बड़ा पंडित माना जाता है, इन यात्राओं को नैन सिंह ने कैसे पूरा किया, किन परिस्थितियों में पूरा किया, किस तरह के सामाजिक बहिष्कार को झेल करके एक आम शिक्षक दुनिया के महान एक्सप्लोरर लोगों की कहानियों में शामिल होने में कामयाब रहा। अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन और आम भाषा में कहें तो तराशना। अब ये तराशना इंसान के जीवन में बहुत ही जरूरी कड़ी होती है। फुटबॉल में महारत हासिल करने के बाद क्रिकेट एक्सप्लोर करने वाला लड़का महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। ऑल इंडिया रेडियो में धक्के खाने वाला लड़का जब सिनेमा को एक्सप्लोर करता है तो अमिताभ बच्चन बन जाता है। और गराज में गाड़ियां साफ करने वाला लड़का संपूर्ण सिंह कालरा जब शब्दों को तराशने में लग जाता है तो दुनिया उसे गुलजार साहब बुलाने लगती है। कहानियां बहुत सारी हैं और आज के वीडियो में हम ऐसी एक कहानी आपको बताने वाले हैं जिसमें मुख्य पात्र का नाम नैन सिंह है। अपने समाज से नकारा गया वो व्यक्ति जो एक्सप्लोरेशन की दुनिया में इतना महत्वपूर्ण बन गया कि उसके बाद आज तक भारत देश उसके समान कोई दूसरा एक्सप्लोरर पैदा ही नहीं कर पाया। दुनिया के नक्शे को छत देने वाला ये नाम भारत में अपने क्षेत्र में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सितारा बन गया जो आज तक लोगों को रास्ता दिखा रहा है। आज के उत्तराखंड में स्थित कुमाऊं प्रदेश के जोहार घाटी के आसपास राउत वंशावली में धामू सिंह द्वितीय के घर लाटा यानी अमर सिंह पैदा हुए थे। अमर सिंह ने अपने पिता से भी एक कदम ऊपर 4 महिलाओं से विवाह किया। यहाँ शादियों की संख्या बताना क्यों जरूरी है ये आपको आगे पता चल जाएगा। अमर सिंह की पहली शादी नीति घाटी में हुई थी, जिसके बाद ये जनाब अपने गांव के दूसरे समाज की शादीशुदा महिला लखमा के प्यार में पड़ गए और उसे अगवा कर अपने घर ले आए और बाद में उनसे विवाह भी कर लिया। जोहारी समाज में अपने तरह की पहली और एक हद तक आखिरी घटना थी, जिसके बाद अमर सिंह को उनके भाइयों ने हर तरह की संपत्ति से अलग कर दिया और अमर सिंह को अपना घर छोड़कर गोरी नदी के पार भटकूड़ा के लिए रवाना होना पड़ा। लेकिन अमर सिंह ने हार नहीं मानी। वो अपनी पैतृक संपत्ति को हासिल करने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। समाज से अलग किसी भी तरह की आजीविका और संपत्ति के बिना जब जिंदगी बद से बदतर होने लगी तो यह हालात अमर सिंह की दोनों बीवियों से देखा नहीं गया और एक दिन दोनों ने गोरी नदी में कूदकर खुद को खत्म कर लिया। जमींदारों के यहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले अमर सिंह ने जुमाल राजपूतों की बेटी जसूली को अपनी तीसरी पत्नी बनाया और यही से जोहार समाज के रावतों को अपना वो बेटा मिला, जिसकी वजह से आज भी हम अमर सिंह और उसकी वंशावली को याद करते हैं। जसूली की 4 संतानों में दूसरे स्थान पर 21 अक्टूबर साल 1830 के दिन नैन सिंह रावत का जन्म हुआ और जब नैन सिंह की उम्र 8 साल की थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया। अपनी 4 संतानों को पालने के लिए अमर सिंह ने चौथा विवाह भी किया और अपने जीवन के 50वें साल में अमर सिंह ने अपने पैतृक गांव जाने का फैसला किया। नैन सिंह के लिए अपने समाज के बीच लौटना उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी साबित होने वाला था, लेकिन घर और संपत्ति में अधिकार अमर सिंह और उसके परिवार को अभी भी नसीब नहीं हुआ था और कुछ समय बाद नैन सिंह के 18 साल का होने से पहले ही अमर सिंह का निधन हो गया। मगर यहाँ से हमें एक बार फिर एक दूसरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना चाहिए, क्योंकि नैन सिंह की आगे की कहानी समझने के लिए हमें यहाँ जानना जरूरी है कि तिब्बत, लेह, लद्दाख और हिमालयी क्षेत्रों के जिस सर्वे के लिए आज नैन सिंह को याद किया जाता है उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई और भारत को नक्शे पर समझने की शुरुआत कहां से हुई थी। हिमालयी क्षेत्र अपने राजनीतिक, व्यापारिक और प्राकृतिक महत्व के कारण हमेशा से ही दुनिया में अलग अलग देशों के लिए एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा बिंदु रहा है। यानी कि एशिया को समझने के लिए जो सबसे आकर्षक जगह ईसा पूर्व से अलग अलग देशों के लिए रही है वो है हिमालय। और इसी हिमालय को जानने, समझने और फतेह करने निकले कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनको अपनी यात्राओं में कभी भी वापस लौटने का मौका नहीं मिला। इसलिए अब भी पश्चिम के लिए इस क्षेत्र को एक पहेली बनाए रखी थी। यूनान से विश्व विजेता का सपना लिए निकला सिकंदर जब भारत की तरफ बढ़ा तो उसके अनेक सैनिक हिमालय के ग्लेशियर और दर्रों से आगे का सफर तय नहीं कर पाए और वहीं खत्म हो गए थे। इसके बाद जब चीनी यात्री वेनसांग जांसकर हिमालय को पार करते हुए हर्षवर्धन के समय भारत पहुंचा तो रास्ते में उन्हें भी अपने 14 साथियों को हिमालय के एक बर्फीले दर्रे में मरते हुए देखना पड़ा।
भारत में उस समय तिब्बत को त्रिविष्टिप के नाम से जाना जाता था, जहाँ कुछ बौद्ध धर्म प्रचारकों के आने की जानकारी भी मिलती है। और साथ ही शंकराचार्य और ऋषभदेव ने भी पश्चिम तिब्बत और हिमालय का सफर तय किया था। साल 1260 में 17 साल के मार्को पोलो की इस महान यात्रा का सफर कस्तुनतुनिया से शुरू हुआ और यह सफर एशिया और यूरोप के संबंधों की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी साबित हुआ। एशिया की विपरीत भौगोलिक स्थिति और चीन की संपन्नता की पहली जानकारी पश्चिम को इसी यात्रा के आधार पर हासिल हुई थी, जिसके बाद रोबर्क ने भी तिब्बत को लेकर लोगों में कौतूहल पैदा कर दिया था। साल 1330 में प्रायर ओडरिक अपनी मध्य एशिया की यात्रा के दौरान ल्हासा के सबसे नजदीक पहुंच गया था। यहाँ से यूरोपियन और खासकर ब्रिटिश लोगों का एशिया की तरफ यात्राओं का एक सफर शुरू हुआ, जिसमें कुछ बहुत बड़े एक्सप्लोरर लोगों का नाम भी शामिल है। अल बरूनी और इब्ने बतूता ने भी अपनी यात्राओं के दौरान हिमालय और एशिया के प्राकृतिक रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया और फिर सिर्फ लूट मार का इरादा लिए इस तरफ बढ़ने वाले तैमूर लंग के 20,000 से ज्यादा सैनिक हिमालय से आगे नहीं निकल पाए। खुद तैमूर लंग भी अपने चीनी अभियान में सफल नहीं हो पाया और एक बर्फीले तूफान की भेंट चढ़ गया था। धार्मिक प्रचार, एक्सप्लोरेशन और फतह करने की कोशिश से निकले 3 अलग अलग तरह के लोगों ने अपनी तरह से हिमालय को समझने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस अबूझ पहेली को किसी भी तरह से पूरे विश्वास के साथ कागज पर नहीं उतार पाया था। हिमालय क्षेत्र का सबसे पहला ज्ञात और पूरी तरह से अनुमानित नक्शा अकबर के मुगल दरबार में एंथनी मांसरेट ने साल 1590 में प्रस्तुत किया था और फिर यूरोप की तरफ से यह काम सबसे पहले राल्फ फिंच और विलियम फिंच ने किया था। 17वीं शताब्दी में जसुइट पादरियों ने एशिया को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी महान यात्राएं शुरू की। तिब्बत के पठार से निकलकर हिमालय की चोटियों तक एक अविश्वसनीय आंकड़ा दुनिया को इन्हीं पादरियों के जरिए मिला था और इसलिए चीन, मध्य एशिया और हिमालयी क्षेत्रों के आधुनिक अन्वेषण का श्रेय जेसुइट पादरियों को दिया जाता है। साल 1630 में अंटोनियो दी अंद्रादे के हरिद्वार से प्रयाग और फिर माणा दर्रे को पार करने की कामयाब कोशिश करने की कहानी सुनने को मिलती है, जिसमें बर्फ की सफेद चमक ने उनके साथियों को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया था। 3 दशक की अविस्मरणीय यात्राओं के बाद जेसुइट पादरियों का सफर अगले 75 सालों तक थम गया, लेकिन यात्राएं अब भी चल रही थी। साल 1716 में डीसी दारी और इमैनुअल फ्रेयर कश्मीर से 10 महीनों की यात्रा के बाद ल्हासा तक पहुंच गए थे। यह पहला मौका था जब किसी यूरोपीय यात्री ने सही मार्ग से कठिन रास्तों को पार करते हुए ल्हासा तक की यात्रा पूरी की थी और इसके 158 सालों के बाद एक नए रास्ते से ब्रिटिश सरकार के मार्गदर्शन में नैन सिंह रावत लेह से लद्दाख का सफर तय करने वाले थे और इसी आधार पर दुनिया के एक बड़े भूभाग का विश्वसनीय नक्शा दुनिया के सामने आने वाला था। अब अगर आपको बताएं कि नैन सिंह रावत इस सफर में किस तरह भागीदार बने और कैसे नैन सिंह को सबसे बड़े पंडित की उपाधि हासिल हुई, तो उसकी अपनी एक अलग कहानी है। साल 1757 में प्लासी फतह करने के बाद अंग्रेजी हुकूमत की नजरें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अधिकार करने की तरफ थी, जिसमें हिमालय और तिब्बतीय क्षेत्र भी शामिल था। तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए हमेशा से ही 3 शक्तियों के बीच खींचातान चलती रही है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत, रूस और चीन का नाम भी शामिल है। ब्रिटिश हुकूमत ने प्लासी में फतह हासिल करने के बाद भारतीय इतिहास में एक बड़ा उलटफेर करने के मकसद से अपना अभियान शुरू किया, लेकिन उसके लिए अंग्रेजी हुकूमत को भारतीय उपमहाद्वीपों को अच्छे से समझने की जरूरत थी, जो किसी विश्वसनीय नक्शे को आकार देने के बाद ही मुमकिन हो सकता था। उसमें भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे विश्वसनीय नक्शा प्रकाशित हुआ था वो साल 1752 में सामने आया था, जिसमें गंगा नदी की स्थिति को गलत तरीके से दिखाया गया था और इसके अलावा जो भी नक्शे मौजूद थे उनमें सभी नदियों की स्थिति को सही तरीके से दिखाया नहीं गया था। अपनी एक बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अंग्रेजों द्वारा इस तरह साल 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया और यहाँ से शुरू हुई वो कहानी जिसमें एक बड़ी भूमिका नैन सिंह रावत निभाने वाले थे। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में सैमुअल टर्नर की तिब्बत यात्रा के दौरान उसके दौरान जुटाई गई जानकारी एक लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के लिए व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तिब्बत को जानने का जरिया बनी रही, क्योंकि जल्दी चीन के शासक किन लोंग ने विदेशी लोगों और खासकर अंग्रेजी हुकूमत से जुड़े अफसरों के लिए तिब्बत के दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि उनकी साम्राज्य विस्तार की योजना ने चीन सहित नेपाल और भूटान को भी शंका में डाल दिया था। जोसेफ मानिंग की सख्त हिदायत के बाद भी साल 1810 में ल्हासा पहुंचा, मगर उसके बाद साल 1904 तक कोई भी अंग्रेज अधिकारी पूरी तरह से तिब्बत और बाकी क्षेत्रों की यात्राएं सही तरीके से तय नहीं कर पाया। जिन्होंने कोशिश की उनको या तो बीच से सफर मोड़ना पड़ा या फिर वो कभी भी अपने देश वापस नहीं लौट पाए। कुछ अंग्रेज अधिकारी अपंग होकर इंग्लैंड चले गए थे। एक लंबे समय तक जितने भी अंग्रेज अधिकारी तिब्बत और हिमालयी क्षेत्र की तरफ गए, उनमें से किसी को भी एक्सप्लोरेशन की पूरी समझ नहीं थी। इसलिए ये यात्राएं राजनीतिक और व्यापारिक तौर पर तो समृद्ध रहीं, लेकिन भौगोलिक स्थितियों को जानने और समझने में महत्वपूर्ण योगदान इन यात्राओं का नहीं था। साल 1767 से भारतीय उपमहाद्वीप को नक्शे पर समझाने का प्रयास शुरू हुआ और इसी प्रयास में एक पड़ाव पर जहां राधानाथ सिकदर ने दुनिया को उसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बताया, तो वहीं आगे के सफर में भी दुनिया के लिए बहुत कुछ ऐसा था जो आज के वैश्विक मानचित्र को गढ़ने के लिए जरूरी साबित हुआ। लेकिन इस अभियान यानी ग्रेट आर्क यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के बारे में बात करते हुए बहुत से अंग्रेज अधिकारियों ने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया पर जितना खर्चा और जितनी जिंदगियां बर्बाद हुई थी वो आंकड़ा उस समय किसी युद्ध से भी ज्यादा था। इस तरह एक्सप्लोरेशन की कहानी 19वीं सदी तक आती है, जिसे आगे ले जाने का काम अब नैन सिंह रावत करने वाले थे।
नैन सिंह रावत अपने गांव मेलम आ गए थे, जो उस समय भारत और तिब्बत के बीच होने वाले व्यापार का केंद्र बना हुआ था। भारत से अनाज, सूती कपड़े, गुड़ और चीनी जैसी चीजों का निर्यात हुआ करता था और तिब्बत से ऊन, पशम, सोना सहित अलग अलग पशुओं का आयात हुआ करता था। मगर इस गांव को हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर लाने वाले नैन सिंह उस समय अपनी संपत्ति और घर से अलग खराब हालातों में जीवन बिताने के लिए मजबूर थे। घर की एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। और ऐसे में एक दिन अपने निठल्लेपन से परेशान होकर और सौतेली माँ के तानों से तंग आकर नैन सिंह ने घर छोड़ दिया और अपने जीवन की सबसे पहली पैदल यात्रा पर निकल गए। 21 साल के नैन सिंह बैदनी बुग्याल से जोशीमठ और फिर बद्रीनाथ पहुंच गए, जहां माड़ा गांव में मेलम गांव के रिश्तेदारों के बहुत से घर थे और नैन सिंह उन्हीं में से एक परिचित के घर ठहर गए, जहां कुछ समय बाद उनकी शादी भी हो गई। नैन सिंह की पत्नी उमती की उम्र उस समय 10 साल की थी। नैन सिंह 3 सालों तक घर जमाई बनकर रहे और फिर अपनी पत्नी को लेकर गाँव लौट आए और अब अतिरिक्त जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने अपने चचेरे भाई की बात मानकर व्यापार करने का मन बनाया और अपने चचेरे भाई से 600 रुपए लेकर कुछ लोगों का साथ लेकर फिर से निकल गए। पशुओं के व्यापार को लेकर निकले नैन सिंह की इस यात्रा को अगर आप नक्शे पर समझने की कोशिश करें तो उन्होंने गंगा, यमुना, सतलज, स्पीति और चंद्रभागा जैसी नदियों को पार किया था। लेकिन यहाँ एक बार फिर नैन सिंह की किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया था। उन्होंने अपने पैसों से लगभग 361 जानवर खरीदे थे, जो आपसी में एक स्थान पर किसी बीमारी के शिकार हो गए और सिर्फ 100 जानवर ही नैन सिंह अपने साथ वापस ला पाए। अब नैन सिंह पूरी तरह से कर्ज, जिम्मेदारी, गरीबी और भोपारी के बोझ तले दब गए थे। उनके चचेरे भाई से भी उनका नाता खत्म सा हो गया था। एक तरफ जहाँ यह कहानी चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारियों की सर्वे प्रक्रिया भी चल रही थी, जिसके 50 साल पूरे हो गए थे। लेकिन अभी भी हिमालय के उस पार की पहली और तिब्बत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई थी और इसे सुलझाने के लिए सर्वेयर टीजी मोंटगोमरी ने सुझाया कि हिमालय के सर्वे के लिए सिर्फ भारतीय लोगों को ही भेजा जाए, ऐसे लोग जिनका चेहरा तिब्बती लोगों से मिलता जुलता और जिन्हें तिब्बती भाषा का ज्ञान हो। इसके लिए कुमाऊं की जौहर घाटी के लिए लोगों को सबसे सही चुनाव माना गया, जो अलग अलग कारणों से हिमालय के उस पार और तिब्बत जाया करते थे। और जिन लोगों को इस काम के लिए चुना गया उन्हें पंडित या मुंशी नाम मिला। इन लोगों की तिब्बती भाषा से लेकर वहाँ के पहनावे और शब्दों का उच्चारण सिखाया गया। साथ ही गुप्त तरीके से सर्वे से जुड़ा सामान रखने की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि अगर ये लोग भी पकड़ में आ जाते तो इन लोगों का भी वही हाल होना तय था जो बाकी यूरोपियन अफसरों के साथ हुआ था। सर्वे की ट्रेनिंग में नैन सिंह रावत सबसे अच्छे विद्यार्थी बनकर सामने आए और इसके पीछे का कारण भी है, चलिए आपको बताते हैं। व्यापार की कोशिश करते हुए कर्ज में डूबे नैन सिंह रावत को यह बात मालूम हुई कि कुछ सर्वे वैज्ञानिक लद्दाख और तुर्किस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं और उन्हें अपने काम के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। नैन सिंह को इस तरह के किसी भी काम की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यही एक काम था जो बिना कोई पैसे लगाए कर सकते थे। इसलिए नैन सिंह अपने ताऊ के बेटे मारी सिंह के पास पहुंचे, जिनको इस तरह के काम का अनुभव था और वो भी उन 3 वैज्ञानिकों के साथ जा रहे थे। अब बहुत मनाने के बाद मरी सिंह नैन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इस यात्रा में नैन सिंह ने वो सब कुछ सीख लिया जो एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी होता है। स्लांगीटीवाई ब्रदर्स के साथ नैन सिंह सब कुछ सीखते चले गए और वैज्ञानिक भाइयों को तिब्बती भाषा सिखाते रहे। नैन सिंह के काम से वैज्ञानिक भाई इतने खुश हुए कि उन्होंने नैन सिंह को अपने साथ इंग्लैंड ले जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने नैन सिंह को बताया कि उनको 3 साल के लिए अपने साथ ले जाना चाहते हैं, जहाँ उनको 100 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी और उससे पहले 1000 रुपए घर खर्च के लिए भी दिए जाएंगे। लेकिन नैन सिंह से खार खाए बैठे उनके चचेरे भाई ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार का डर दिखाकर जाने से मना करने को बोल दिया। वापस कुमाऊं पहुंचने पर एडमंड स्मिथ ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में नौकरी करने के लिए देहरादून चले जाना चाहिए। ये वो समय था जब नैन सिंह एक स्कूल में अध्यापक के तौर पर काम करने लगे थे। लेकिन स्मिथ की सलाह मानकर वो देहरादून चले गए, जहाँ उन्हें अपना काम पूरी तरह से सीखने का मौका मिला और इस तरह नैन सिंह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए तैयार थे। लगभग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें यह काम दिया गया कि उन्हें तिब्बत जाना है और मेलम से मानसरोवर होते हुए लासा तक का नक्शा तैयार करना है और इस यात्रा में उनका चचेरा भाई भी उनके साथ था। इस यात्रा में अपने पैरों की गिनती का रिकॉर्ड रखने के लिए नैन सिंह को एक माला दी गई थी, जिसमें 100 मनके थे और हर बार 100 कदम पूरे करने पर उन्हें एक मन का नीचे खिसका देना था। यानी एक चक्कर पूरा करने का मतलब था कि नैन सिंह ने 10,000 कदम यानी 5 मील का सफर तय कर लिया है। कहा जाता है कि अपने कदमों का सही हिसाब रखने के लिए नैन सिंह ने पैरों में 31.5 इंच की रस्सी भी बांध ली थी, जिससे कोई भी कदम ज्यादा बड़ा या छोटा न पड़ जाए। 1865 में नैन सिंह एक लावा की तरह काठमांडू के रास्ते तिब्बत पहुंचे, जहां से उनका भाई वापस लौट गया। लेकिन नैन सिंह चलते रहे और उन्होंने लासा पहुंचकर पहली बार यह पता लगाया कि लासा के समुद्र तल से ऊंचाई क्या है और इसके अक्षांश और देशांतर का क्या गणित है। अब यह काम आज की दुनिया के लिए बहुत आसान हो सकता है, लेकिन कदम कदम पर पकड़े जाने के डर में चल रहे नैन सिंह को ये सब कुछ या तो कविता की शक्ल में याद रखना होता था या फिर पूजा चक्र में छुपा कर रखना होता था। तिब्बत को पैदल नापते हुए नैन सिंह ने कुल 1200 मील का सफर तय किया और साल 1866 में यह अभियान पूरा किया। इसके बाद अपने दूसरे अभियान में उन्होंने पश्चिमी तिब्बत का सर्वे किया और फिर साल 1874-75 में अपने आखिरी सफर में नैन सिंह लेह से लद्दाख होते हुए तवांग पहुंचे थे। नैन सिंह ने
सागमपुर नदी के साथ साथ 800 किलोमीटर का सफर तय करते हुए सबसे पहले यह पता लगाया कि सागमपुर और ब्रह्मपुत्र एक ही नदी है। साथ ही उन्होंने सिंधु और सतलज के उद्गम का पता लगाया और अपने साथ सर्वेयरों की एक नई पौध को तैयार करने में कामयाब रहे। नैन सिंह के बाद उनके परिवार से बहुत से लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया था। नैन सिंह के बाद उनके भाई कृष्ण सिंह ने भी तिब्बत को अलग अलग रास्तों से होते हुए तय किया और सभी जानकारियों के आधार पर ही मोनकोबरी ने आधुनिक तिब्बत का सही और सटीक नक्शा तैयार किया था। ठंडी, गर्मी, बारिश और बर्फबारी के बीच किस तरह से नैन सिंह ने लगभग 31,60,000 कदमों की अपनी यात्रा में अक्षांश और देशांतर से लेकर सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित रखा और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाया। इसका ब्यौरा भी नैन सिंह ने अपनी डायरी में बताया है, जिस पर आज एक से ज्यादा कई किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। पंडित, पंडितों का पंडित और द ग्रेटेस्ट पंडित जैसी उपाधियों के अलावा नैन सिंह को रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की तरफ से सोने की घड़ी इनाम में मिली। सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा खिताब गोल्ड मेडल भी नैन सिंह को दिया गया था। एक किस्सा यह भी सुनने को मिलता है कि अपनी यात्राओं से जब 10 सालों के बाद भी नैन सिंह घर नहीं लौटे तो उन्हें उनके परिवार ने मृत समझ लिया था, लेकिन उनकी पत्नी को भरोसा था कि वो जरूर वापस आएंगे और ऐसा ही हुआ। अपनी जिंदगी में लगभग 42,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले इस महान यात्री ने 1 फरवरी साल 1882 के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक उसी दिन चार्ल्स डार्विन का भी निधन हुआ था, लेकिन अखबारों में जहां डार्विन को आधे पन्ने की श्रद्धांजलि दी गई तो नैन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उसी अखबार में 2.5 पन्ने का इश्तिहार छापा गया था। साल 2004 में भारत सरकार ने अपने इस महान यात्री की याद में डाक टिकट भी जारी किया और फिर गूगल ने भी साल 2017 में पंडित नैन सिंह रावत को डूडल के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन आज भी भारत के अधिकतर लोगों को पंडित नैन सिंह के बारे में जानकारी नहीं है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए हम वो सभी जानकारी आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।